हेलो दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो इस वीडियो में बेसिकली एक कोरियन कोच था इंडियन आर्चर टीम के लिए। मुझे पता नहीं इस भीखमंगों के देश से क्यों कोच बुलाते हैं और ये लोग अपने आप को क्या समझते हैं। मतलब एक कोच क्या बुला लिया, ये खुद को अपने भगवान समझने लगे। और कुछ रजिस्ट्रेशन के प्रॉब्लम के कारण ये कोच पेरिस ओलंपिक्स में नहीं जा पाए इंडियन टीम के साथ, तो उनको अपने देश कोरिया में रिटर्न होना पड़ा। लेकिन इससे कोरियन लोग आग बबूला हो गए, जैसे कि वो कोच के बिना हम कुछ नहीं कर सकते और उस कोच को फ्री की इंडियन पैसों से फ्रांस ट्रिप नहीं मिला। इसके लिए ये लोग किस हद तक नीचे जा सकते हैं उसका उदाहरण आपको इस वीडियो में मिलेगा। और जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं पहले ही कह दूं कि जिस टाइप के कमेंट्स ये कोरियंस ने किए हैं उनको उन्हीं के भाषा में रिप्लाई देने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। क्योंकि मैं जब भी ऐसा कमेंट्स देखता हूँ इंडिया के बारे में, इंडियंस के बारे में, तो मेरा भी फिर उसी तरीके से ही उस टाइप के भाषा में ही फिर मेरा रिप्लाई होता है और मेरा लहजा भी रिप्लाई का उनको उनके औकात के हिसाब से होता है। तो आप अगर ये फैमिली के साथ देख रहे हैं तो आप हेडफोन्स लगाइए। आई एम सॉरी, बट यहाँ पे मैं अपने लैंग्वेज को कंट्रोल नहीं कर पाया। जिस तरीके का कमेंट्स कोरियंस ने किया था, मैंने उसको उसी तरीके से उसका डबल डोज दिया है। तो चलिए सबसे पहले वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद कमेंट सेक्शन में उनकी असली रूप बाहर आएगा और उनको किस तरीके से मजा चखा है ये भी हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, iWave और मेरा चैनल SC म्यूजिक में अभी इंटीग्रेटेड वीडियोस अपलोड होंगे। मुझे SC म्यूजिक के लिए ऑलरेडी एक 8 लाख का इन्वेस्टर मिल चुका है, जो कि नए और छोटे इन्वेस्टर्स के जुड़ने के लिए और उन्हें प्रॉफिट कमाने के लिए एक ज्यादा फेवरेबल कंडीशन देगा। स्क्रीन पे लिखे गए प्रॉफिट मॉडल को अच्छे से देख लीजिए। अगर आप इसके बारे में इंटरेस्टेड है तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे। डिटेल्स में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस के लिंक्स दिए गए हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। पिछले साल हैंगजू में हुए एशियन गेम्स के फाइनल में भी हमारे खिलाड़ियों को गेम्स अंत होने तक परेशान किया गया था और इस साल इंडिया ने नया प्रॉब्लम किया। हमारे देश के कोच बेक वुंग की इंडियन ओलंपिक आर्चरी टीम की इंचार्ज थे और उन्होंने ओलंपिक शुरू होने से पहले ही पेरिस जाने के लिए अपना सामान पैक कर लिया था। उन्होंने कहा कि 30 अगस्त को उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद वो आगे काम नहीं करेंगे। भारत ने बेक वुंग की के लिए रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी नहीं किए और कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने से 1 महीने पहले वे अलग हो गए। कारण और भी अजीब है। भारतीय मीडिया ने एनालाइज किया कि भारत ने इंडियन आर्चरी एसोसिएशन के एक एग्जीक्यूटिव के करीबी एक फिजियोथेरेपिस्ट को ओलंपिक में भेजा गया इंडियन आर्चरी टीम के साथ जोड़कर कोच बेक वुंग की के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिए। ये सच है कि ईच इवेंट के लिए खिलाड़ी रजिस्ट्रेशन कार्ड की संख्या निर्धारित है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोच को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। क्या ओलंपिक के बीच में कोच को लीव आउट करना संभव है? ये एक ऐसी सिचुएशन है जो बहुत अपमानजनक होने वाली है। किसी भी कारण से संबंध विच्छेद करते समय पोलाइटनेस आवश्यक है, लेकिन क्या भारतीय तीरंदाजी में ऐसा करना ठीक है? JTBC न्यूज देखने वाले सभी लोगों का धन्यवाद। हालांकि मैं कोरियन कमेंटर्स का अच्छे से रोस्ट करूंगा, क्योंकि वो कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने नहीं आए थे। उन्हें बस मौका चाहिए इंडिया को नीचे दिखाने के लिए। पर एट द सेम टाइम मुझे जो लगता है कि ये कोरियन कोच को बुलाना और लास्ट मोमेंट में कोरियन कोच को कैंसिल करके अपने एक रिश्तेदार फिजियोथेरेपिस्ट को ले जाना, दोनों ही इंडिया के स्पोर्ट्स कमेटी के कुछ कमीने जो बैठे हैं ऊपर में, उनकी करप्शन की निशानी है। पहले तो फिरंगी कोच बुला के इंडियन गवर्नमेंट से ज्यादा पैसे लेके खुद के पॉकेट में वो पैसा डाला, और दूसरी बात, जब मौका मिला तो इंडियन सरकार के पैसे से अपने रिश्तेदार को पेरिस घुमाने ले गया। अगर ये सच में ऑनेस्ट होते तो फिरंगी कोच, खास करके कोरिया से कोच बुलाने की कोई जरूरत नहीं था। इंडिया मतलब अर्जुन कर्ण का देश है, ये यहाँ से कोई अच्छा आर्चर कोच नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इन करप्ट कमीनों की वजह से इंडिया को मेडल्स नहीं मिलते। एनीवेज, बढ़ते हैं कमेंट्स की ओर। तो सबसे पहले यूजर DV6 ने लिखा है कि मतलब कोरियन कोच से जो टेक्नोलॉजी और स्किल्स एक्सट्रैक्ट करना था वो इंडिया ने एक्सट्रैक्ट कर लिया और अब उनको उनकी कोई जरूरत नहीं है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि बस इतनी सी बात से अफेंड हो गए। जब इंडिया ने 3 साल तक कोरियन वॉर के टाइम एम्बुलेंस भेजे, मेडिकल यूनिट्स भेजे, और जब जरूरत पूरी हो गई तब बिल्कुल भूल गए। आज क्या एक भी कोरियन है जो इंडिया को इस चीज के लिए थैंक यू बोलते हैं? उल्टा इंडिया को ही अलग अलग चीज के बारे में लेक्चर मारते हैं। इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम कोरिया से कोई भी हेल्प नहीं आया था, लेकिन इंडिया ने कोरियन वॉर में इतना बड़ा हेल्प कोरिया को किया। और कितने बड़े एहसान फरामोश हो आप लोग, that you have the audacity to lecture India about ungratefulness। उसके बाद यूजर OY8 ने लिखा है कि it's not that an Indian player is returning home, it's an Indian coach from Korea who is returning home। उसके बाद किम BH9 आवर ने लिखा है कि
अगर आपको इंडिया में लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है तो आप एक बार में उनको सारे स्किल्स मत सिखाइए। जस्ट प्रिटेंड कीजिए कि आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं और फिर आपको वो लंबे समय तक रखेंगे। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि तेरे देश में नौकरियों की कमी हो गई है क्या कि इंडिया में लॉन्ग टर्म काम करने के नुस्खे दे रहे हैं इंटरनेट में। उसके बाद टू ट्रैकी ने लिखा है कि इंडिया जैसे एक रेप किंगडम से ऐसे ही डिसीजन एक्सपेक्टेड थे। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि हाँ, कोरियन लोगों के लिए इंडिया एक रेप किंगडम ही है बिकॉज नाउ वी आर एक्सपर्ट इन रेपिंग कोरियन ईगोज। जब से इंडिया का कोरियन मेंटेलिटी को लेके अवेयरनेस बढ़ा है और किस नज़र से कोरियंस इंडियंस को देखते हैं, ज़्यादातर कोरियंस, बहुत कुछ अच्छे कोरियंस भी हैं जिनके वीडियोस मैंने अपने चैनल में शेयर भी किया है, लेकिन एक ह्यूज मेजॉरिटी पोर्शन इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं और किस तरीके से बिहेव करते हैं, जब इंडियंस ने वो जान लिया है उसके बाद तुम्हारे कैसे मारते हैं उस चीज़ में हम एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो ऑफकोर्स कोरियन के नज़र में इंडिया रेप किंगडम ही होगा। उसके बाद मुनचोई ने लिखा है कि यू रियली शुडंट डील विद पीपल हु पूप ऑन द साइड वॉक ऑन द स्ट्रीट। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि एंड लुकिंग एट योर कॉमेंट एंड योर मेंटेलिटी इट सीम्स लाइक समबडी पुप्ड इनसाइड योर हेड। तुम लोगों को किम जोंग उन ने ही अच्छा सबक सिखाया था जो अपने बेलून्स में नॉर्थ कोरियन टट्टी भर के साउथ कोरिया में पार्सल कर दिया। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए वो बिल्कुल सही सबक है। पहले अपने दिमाग में जो टट्टी भरा हुआ है ना वो बाहर निकाल, फिर इंडिया की ओर देखना। उसके बाद मू कियोंग किम ने लिखा है कि मैं कोच के लिए सॉरी फील कर रहा हूं, लेकिन इंडियन ओलंपिक कमेटी ने ये करके मेडल जीतने की पॉसिबिलिटी पर लात मार दिया। इंडिया ने लिटरली सोने के अंडे देने वाले मुर्गी को खो दिया। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि सोने का अंडा, साउथ कोरिया जैसा प्लास्टिक सर्जरी किंगडम ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक का अंडा दे सकता है, तो अपने प्लास्टिक के अंडे अपने शोकेस में ही सजा के रख और उससे हो सकता है कि कोरियन चूजे निकले जो हमें चाहिए नहीं। उसके बाद यूजर आरो ने लिखा है कि साउथ कोरिया में एक कहावत है दैट इफ यू एनकाउंटर ए टाइगर एंड एन इंडियन एट द सेम टाइम देन शूट द इंडियन फर्स्ट। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि और इंडिया में भी एक कहावत है दैट इफ योर सन एनकाउंटर्स ए किडनैपर एंड ए साउथ कोरियन एट द सेम टाइम देन शूट द साउथ कोरियन फर्स्ट। क्योंकि किडनैपर जो है वो फिर भी पैसे लेके आपके बेटे को छोड़ सकते हैं, लेकिन एक बार साउथ कोरियन गे आर्मी के पास आपका बेटा अगर चला गया तो वो आपके बेटे की इज्जत तो लूटेगा ही, और उसके बाद आपका बेटा हाथों में बैंगल्स पहन के आपको गे पॉप में मुजरा करते हुए दिखेंगे। नाउ दैट डैमेज इज इरिवर्सिबल। उसके बाद सियोल लुइस 9584 ने लिखा है कि इंडिया जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री सिर्फ अपना प्रॉफिट देखता है और दूसरे देशों को क्रेडिट देना नहीं जानता। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि हाँ, कोरियन वॉर में इंडिया के हेल्प के बाद आपने हम लोगों को कितना क्रेडिट दिया ये तो हमें पता है। और रही बात थर्ड वर्ल्ड कंट्री की, तो इंडिया इज प्राउड टू बी ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री। अब तुम जाहिल कोरियंस को शायद पता नहीं है कि फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एक्चुअली में क्या होते हैं। तुम्हारे जैसे एक जाहिल गवार देश से और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब वर्ल्ड वॉर के टाइम दुनिया दो हिस्सों में, दो ब्लॉक्स में बढ़ चुका था, तो एक ब्लॉक को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता था, दूसरे ब्लॉक को सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता था। लेकिन इंडिया ने अपना रास्ता चुना और एक तीसरा थर्ड ब्लॉक बनाया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, जो कि किसी भी वॉर में हिस्सा नहीं लेना चाहते थे। तो अपना इंडिपेंडेंट पॉलिसी इंडिया ने बनाया और उसमें दूसरे कंट्रीज भी बाद में इन्वॉल्व हुए, जिससे कि एक थर्ड ब्लॉक बना जिसको थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता था, जो कि इंडिपेंडेंट पॉलिसी किसी भी वॉर में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उसको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का एक ग्रुप कहा जाता था। तो वी आर प्राउड दैट वी हैड आवर इंडिपेंडेंट पॉलिसी एंड वी बिकेम द लीडर ऑफ थर्ड वर्ल्ड अलायंस। लेकिन तेरे जैसे यूएसए के जूते पॉलिश करने वाला मूची ये फ्रीडम और ये इंडिपेंडेंट पॉलिसी के बारे में क्या जाने। उसके बाद लेटेस्ट मिल्क ने लिखा है कि हालांकि इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन से भी ज्यादा है, बट देयर इज अ रीजन कि इंडिया की नेशनल इकोनॉमिक लेवल इतना पीछे है और इतना खराब है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अरे यार, कोई इसको गेप अप की दुनिया से बाहर निकालो। अब साउथ कोरिया जैसे देश इंडिया को नेशनल इकोनॉमिक लेवल के बारे में समझा रहे हैं। पर कैपिटल जीडीपी बोलता तो फिर भी कोई बात होता, लेकिन नेशनल इकोनॉमिक लेवल सीरियसली। उसके बाद यूजर एचआर ने लिखा है कि हम कोरियंस को जो करना चाहिए वो ये है कि इंडियन आर्चरी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। लो बताओ, जिस देश में अर्जुन, एकलव्य, कर्ण जैसे महारथी जन्मे थे, उनको कोरिया से कोच बुलाने की क्यों जरूरत पड़ गई, इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद पू 9119 ने लिखा है कि एक्चुअली इंडिया इज मोर बारबेरिक देन चाइना। उसके बाद एनीथिंग विथ मी 925 ने लिखा है कि इंडिया को बैकस्टेप करने में कोई हेजिटेशन नहीं होता, इट्स जस्ट एन इंडियन थिंग। मैं आर्चर मैचेस देखूंगा, इंडिया का कैसा परफॉर्मेंस होता है, और इंडियन टीम के हार के लिए प्रार्थना करूंगा। और कोच प्लीज इंडिया को दोबारा कभी भी कोच मत करना। डोंट गो टू इंडिया टू टीच आर्चरी इन द फ्यूचर, देयर इज रियली नथिंग यू कैन डू अबाउट अ कंट्री दैट डजंट नो द बेसिक्स। तो दोस्तों, कमेंट का सिलसिला आज यहीं पे खत्म करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।